हेलो एवरीवन, आज का हमारा फिजिक्स क्लास 12th का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले आपको पता चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या चीज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे डील करता है? इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स है। देखिए, कहीं पे आपको लिखा मिल जाता फ्लक्स, कहीं पे आपको लिखा मिल जाता मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है। ये है क्या? ये लाइन ऑफ फोर्स है, लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया है। अगर इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स पर यूनिट एरिया है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। सिमिलरली अगर ऐसे होता मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता। तो हमने सपोज कीजिए ये कोई एरिया ले लिया छोटा सा, इस यूनिट एरिया में से कितनी नंबर ऑफ ये लाइंस पास हो रही है, वही हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स की वैल्यू बोलेंगे। अगर लाइन जो फोर्स कम पास हो रही थी इस एरिया में से, तो हम कहते हैं कि फ्लक्स क्या है? कम है। और ज्यादा पास हो रही है तो हम क्या कहेंगे? फ्लक्स कितना है? ज्यादा है। तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज फ्लक्स। If number of electric lines of force are there, then it is electric flux, or if number of magnetic lines of force are there, then this is magnetic flux. Okay, I think this is clear for you. So अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैंने मान लिया ये स्मॉल एरिया है ds, अब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स पास हो रही है, तो इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स पास हो रही है तो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ ही क्या होती है? ई होती है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो जो फ्लक्स होता है, अगर थोड़े से एरिया में से पास हो रहा है तो फ्लक्स की अमाउंट भी क्या होगी? कम ही होगी। बड़ा एरिया होता, ज्यादा लाइंस होती तो फ्लक्स की अमाउंट भी ज्यादा होती। ठीक है, तो हमने माना दैट फ्लक्स इज इक्वल टू क्या थी? इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है। सो डी फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस में से? पर एरिया में से पास कितनी हो रही है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई सरफेस एरिया। ओके, दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इनको स्केलर फॉर्म में लिखना चाहूं तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे तो ये डिपेंड कर रहा है, फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अब फील्ड इंटेंसिटी को मैं वेक्टर से सिंप्लीफाइड मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी? ये हमेशा क्या करती है? इसके नॉर्मल कंपोनेंट, ये जो फील्ड होता है ना, ये जो फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स इस ई के नॉर्मल कंपोनेंट पे डिपेंड करता होता है, नॉर्मल कंपोनेंट पे। और वेक्टर फॉर्म को अगर मैं ऐसे रिजोल्व करूं तो नॉर्मल कंपोनेंट हमेशा क्या बनता है? इसका कोस थीटा बनता है ना? तो एक तो हो जाएगा इसका कंपोनेंट ई कोस थीटा, एक इसका कंपोनेंट बनेगा ई साइन थीटा। तो नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा बनेगा? ई कोस थीटा बनेगा। और जब नॉर्मल कंपोनेंट ई कोस थीटा बन रहा है तो मैं इसको ई को रिप्लेस कर सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि फाई तो हमारा नॉर्मल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है ना। तो ई के इस मेन कंपोनेंट को मैं यहाँ पे लिख दूंगी। कैसे लिखूंगी? ई कॉस थीटा डॉट डेल एस। ठीक है, अब ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हो गया, वहां पे वो वेक्टर फॉर्म में था। सो डेल फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल एस कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाई। एक बार फिर से रिपीट कर देती, देखिए कहां से आया है। हमने क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स था पर यूनिट एरिया, कि किसी पर्टिकुलर एरिया में से कितनी लाइन जो फोर्स पास हो रही है। अब इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स जब पास हो रही है तो इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देंगी, उनकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी, और उसकी फील्ड स्ट्रेंथ को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हमने लिख ली, डॉट किस एरिया में से पास हो रही है लाइंस, वो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। दिस इज द वेक्टर फॉर्म, इसको हमने क्या किया? मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके आए। सो ई का मैग्नीट्यूड क्या बना? ई कॉस थीटा। क्यों लिखा? क्योंकि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? ई के नॉर्मल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। नॉर्मल कंपोनेंट कॉस थीटा की फॉर्म में होता है। ठीक है, यहां से ई को डेल एस को एक साथ किया, कॉस थीटा या पीछे रह गया। ठीक है, ये थी हमारी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए, कुछ स्पेशल केसेस हम बनाते हैं यहाँ पे। स्पेशल केसेस किस तरीके से बन सकते हैं? सबसे पहले देखिए, हम बात कर रहे हैं थीटा। हमारे पास क्या है? थीटा। अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, ठीक है, ये जो थीटा एंगल है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई में और फ्लक्स की डायरेक्शन में जो लाइन जो फोर्स जा रही है ये इनमें और इस ई के बीच में जो ये एंगल आ रहा है, सॉरी ये ई में और सरफेस के ऊपर ये एंगल आ रहा है, ये इन दोनों के बीच का एंगल है ये थीटा। अगर ये थीटा क्या हो जाए, ये तो हमारा सरफेस कंपोनेंट है, और ई क्या हो जाए इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए, तो क्या होगा, एंगल इज 90 डिग्री। तो अगर थीटा आपका 90 डिग्री और मैं यहाँ पे पुट करूं तो क्या हो जाएगा, डेल फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल एस कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, तो यहां से डेल फाई किसके इक्वल आ गया, ई डॉट डेल एस। दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड सरफेस एरिया। और ये जब एंगल इक्वल टू 90 डिग्री है तो ये क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स है। क्या कंडीशन है, मैक्सिमम फ्लक्स। सिमिलरली इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos 0 डिग्री बनाएंगे। और अगर ये अब ऐसे हो जाए ई डॉट डेल एस cos 0 डिग्री, तो cos 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा कंपोनेंट किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गया पूरा 0। तो इस केस में क्या हो रहा है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या है, फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, हमारे पास कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। एंड इफ दिस थीटा इज इक्वल टू -180 डिग्री, थीटा -180 है, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं ई डॉट डेल एस कॉस 180। अब कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो कंपोनेंट क्या बन रहा है, डेल फाई इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल एस, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई होगा ना, इसके प्लेस पे -1 रखा गया, तो फ्लक्स मैक्सिमम है बट रिवर्स डायरेक्शन में है, तो क्या लिखेंगे, रिवर्स, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि वो उल्टी डायरेक्शन में है, रिवर्स मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल थीटा। नेक्स्ट देखिए, अब अगर हमने निकाल लिया दैट्स फाई डेल फाई, या इसको फाई ई लिख लूं, ठीक है, फाई ई लिख सकते हैं, टोटल फ्लक्स निकालना मुझे, अभी तक तो मैं डेल फाई निकाली थी, मतलब अगर पूरा सरफेस है मेरे पास, तो इस सरफेस के एक छोटे से सरफेस एरिया पे, है ना, इस टोटल सरफेस एरिया के एक छोटे से कंपोनेंट पे, दैट इज डी डेल एस, इसके ऊपर फ्लक्स कैलकुलेट किया। अगर पूरे के ऊपर फ्लक्स निकालना हो इस पूरे सरफेस पे, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, फाई ई से, ठीक है, फाई ई से मैंने उसको डिनोट कर दिया, तो ये किसके इक्वल होगा, सरफेस इंटीग्रल, किसका, सरफेस इंटीग्रल, ये जो छोटे से कंपोनेंट पे कितना फ्लक्स है, इस छोटे से कंपोनेंट पे फ्लक्स कितना है, दैट इज डेल फाई, एंड दैट्स डेल फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ये निकला था हमारा जब मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा था। तो ये तो इस छोटे से कंपोनेंट के ऊपर फ्लक्स है। अब इस पूरे सरफेस पे अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इस कंपोनेंट का सरफेस इंटीग्रल कर देंगे। सरफेस इंटीग्रल कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऐसे क्लॉज कर्व का, क्योंकि सरफेस हमेशा क्लॉज होता है, उसके लिए मैंने ये क्लॉज कर्व लगाया, क्लॉज इंटीग्रल ऑफ दिस सरफेस। ठीक है, सरफेस एस का क्लॉज इंटीग्रल क्या हो गया, ई डॉट डी एस। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखो, वेक्टर फॉर्म में लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका और इसका मीनिंग सेम ही है, या ऐसे लिख दे ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ये भी फाई ई के इक्वल होगा। ठीक है, दोनों सेम ही फॉर्म में, वो वेक्टर प्रोडक्ट में है, वो वेक्टर फॉर्म में है, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। जब हम बात किए जा रहे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पता चल गया किसके इक्वल होता है, दैट्स फाई ई इज इक्वल टू, ये तो इंटीग्रेशन है, ई डॉट डी एस पे डिपेंड कर रहा है ना। अब इसकी यहां से यूनिट निकालनी हो मुझे, तो यूनिट कैसे निकालूंगी, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड दैट्स ई इज इक्वल टू क्या था, एफ अपॉन में क्यू। ये हमने पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स अपॉन में चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, हर एक यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वही क्या बताता है, उस फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, एंड दैट स्ट्रेंथ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्स। सो ई की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम्स। ये क्या है, ds इज द सरफेस एरिया।
अब सरफेस एरिया है तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, ये लगा दिया हमने मीटर स्क्वायर। इसको अगर हम इकट्ठा करके लिखे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर तो ऊपर ही है, कूलम्स क्या है नीचे है, नीचे पावर 1 है इसकी, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी पावर -1। इस तरीके से हम इसकी पूरी यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको यूनिट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाल पाएंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला, सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, देखो हमें फॉर्मूला हमें पता है फाई ई इज इक्वल टू क्या था, ई इंटू में सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया जिससे हम डिनोट करते थे। अब ई को रिप्लेस कर देते हैं इसके फॉर्मूले से, दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू। एफ इज द फोर्स एंड क्यू इज द चार्ज। अब देखिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m1 l1 t-2। ये आप लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हो। फिर ये क्या है, मल्टीप्लाई में एरिया। एरिया का क्या होता है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दोनों एल की फॉर्म में मेजर हुए तो एल की पावर 2। ठीक है, नीचे क्या है चार्ज, चार्ज किसके इक्वल होता है, Q इज इक्वल टू आई टी, यही होता है। I इज द एम्पियर में और T को डिनोट करते हैं T से, तो AT चार्ज की क्या होती है, ये का डायमेंशन फॉर्मूला AT। इकट्ठे करते हैं सब टर्म्स को, यहाँ पे m की पावर कितनी रहेगी 1 ही रहेगी, l की पावर 1 ये रही, 2 ये रही, l की पावर हो गई 3, t की पावर -2 यहाँ पे है, t की पावर 1 यहाँ पे, इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये भी क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, -2 और -1 कितना हो जाएगा फिर -3। फिर a की पावर 1 है, a की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फ्लक्स। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको फ्लक्स से रिलेटेड बेसिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम क्या करती है, इसी फ्लक्स से रिलेटेड डील करती है, इसलिए हमने पहले इसको रीड किया। सो देखिए गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है, बिल्कुल बेसिक सी स्टेटमेंट है इस थ्योरम की। ये थ्योरम भी क्या कहती है, फ्लक्स से रिलेटेड एक स्टेटमेंट देती है। और ये क्या कहती है कि ये जो टोटल फ्लक्स है ना फाई ई, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। क्या कहती है ये कि जो टोटल हमारे पास फ्लक्स होता है ना किसी भी वैक्यूम के अंदर, जब कोई भी हमारे पास सरफेस है वो कहाँ पे है, वैक्यूम के अंदर प्रेजेंट है, तो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू द 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज के 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम क्या होता है, हमारे पास फ्लक्स प्रेजेंट होता है। इस चीज को हमने प्रूफ करना है। ये स्टेटमेंट किसने दी, गॉस थ्योरम ने दी। तो हमें देखिए क्या पता है, ये फाई ई हम ऑलरेडी पढ़ के आ गए हैं, किसके इक्वल है, सरफेस इंटीग्रल किसका, ई डॉट ds। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ वेक्टर में लिख सकते हो, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना चाहे प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अगर फाई ई इसके भी इक्वल और फाई ई इसके भी इक्वल, तो ये दोनों टर्म्स भी क्या होंगे आपस में इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और यही चीज हमने क्या करनी है, प्रूफ करके दिखानी है कि क्या गॉस थ्योरम ऐसा कहती, तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। सो देखिए प्रूफ के लिए क्या करेंगे, हमारे पास हमने क्या लिया, कोई सरफेस कंसीडर कर लिया, ये एक सरफेस ले लिया, इस सरफेस के ऊपर यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है इसके सेंटर पे, यहां पे हमने कोई छोटा सा सरफेस ले लिया जहां पर हम क्या करें, अब देखो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स भी होंगी, तो इस छोटे से सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स जा रही है वो हम क्या कहेंगे, इस सरफेस का फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने सरफेस कंसीडर कर लिया स्मॉल डी, ठीक है ds। अब इस को चार्ज के थ्रू इस सरफेस के ऊपर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, इस तरह से कैसे होगी। ठीक है, सपोज कर लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सरफेस से इस चार्ज के थ्रू इस सरफेस पे, और इसका जो अपना डायरेक्शनल वेक्टर है दैट इज n कैप, वो इसका डायरेक्शनल वेक्टर है। और ये कितने डिस्टेंस पे है, यहां से एक रेडियस के डिस्टेंस पे दैट इज r डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, और ये p पॉइंट पे है। ठीक है, इस सरफेस के p पॉइंट से ये इस तरह से है। तो यहां पे देखिए अब हमें पता है अगर ये Q चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स दे रहा है
तो कुछ ना कुछ लाइंस ऑफ फोर्स तो इस छोटे से सरफेस में से भी पास होती होगी, इस पूरे स्फीयर में से पास होती होगी, लेकिन इसमें से भी पास होती होंगी कुछ। अगर इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स पास हो रही है तो इसके पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी है, दैट इज जिसको हमने ई से डिनोट कर दिया। एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर नीचे, और यहां पे क्या आ जाएगा, डायरेक्शनल वेक्टर आ जाएगा, दैट इज आर कैप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई हमारी। लेकिन यहां पर बात देखिए, जो ये है, ये याद रखना, ये क्या था, हमारा यूनिट वेक्टर था। ठीक है, इसकी हम पहले बात कर चुके हैं और बार बार बात की हमने। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये ई इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहां से देखिए, हमें निकालना क्या है, फ्लक्स निकालना है। दैट्स फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये था। अब ये अगर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर था तो ई की वैल्यू तो हमारे पास मिल गई है। डीएस सरफेस एरिया है किसका, इस छोटे से कंपोनेंट का लेंगे अब यहाँ पे। तो इसमें जो ये डीएस है, डीएस भी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना कंसीडर किया है मैंने, स्मॉल डीएस ही किया है। और डायरेक्शन किससे दिखाई, इस सरफेस की, एन कैप से। तो इसके प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ई के प्लेस पे ई की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, ई डॉट डी एस, जो हमारे पास फाई ई के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू फाई ई। इट बिकम्स, ई की वैल्यू ई की जगह पे पुट करेंगे, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये आर कैप इसका वेक्टर, मल्टीप्लाई डीएस के प्लेस पे क्या हो जाएगा, डीएस एन कैप। ये भी डायरेक्शनल वेक्टर, ये भी डायरेक्शनल वेक्टर, ये इस ई का डायरेक्शनल वेक्टर, ये सरफेस का डायरेक्शनल वेक्टर, दोनों को एक साथ करें तो क्या बन जाएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये डीएस आ गया अब इस तरफ मल्टीप्लाई में, आर कैप और एन कैप, आर कैप डॉट एन कैप, दोनों का प्रोडक्ट क्या देगा हमारे पास, इक्वल टू 1 हो जाएगा। दोनों वेक्टर है, कैसे, यूनिट वेक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करते किसके इक्वल आ गए, 1 के इक्वल आ गए। ठीक है, तो इन दोनों को रिमूव कर दूं मैं, तो क्या बच गया मेरे पास, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डीएस अपॉन में आर स्क्वायर, ये बच गया। अब जब हमारे पास ये रह गया है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल क्या होता है, फ्लक्स होता है ना। अभी तक तो ये हमने निकाल दिया, यहाँ पर हमने क्या लिया है, डायरेक्ट ई डॉट डीएस यूज किया है, और ई डॉट डीएस किसके लिए है, दैट इज द फ्लक्स इन दिस स्मॉलेस्ट एरिया, इस छोटे से एरिया में जो फ्लक्स है उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने लग जाए अब, ठीक है, तो अब अगर हम क्या करें, टोटल फ्लक्स निकालें, टोटल फ्लक्स किस में, पूरे स्फीयर के अंदर, पूरे सरफेस के अंदर, चाहे वो स्फेरिकल है चाहे रेक्टेंगुलर कैसा भी है, तो क्लॉज होगा एक सरफेस, क्लॉज सरफेस का इंटीग्रेशन कर देंगे हम, जो एक यूनिट से एरिया में कितना फ्लक्स था, यूनिट एरिया में फ्लक्स था ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, इसके इक्वल था फाई ई। इस पूरे का क्या कर दिया, क्लॉज इंटीग्रल कर दिया, क्लॉज इंटीग्रल करते पूरे सरफेस के अंदर क्या गया, टोटल फ्लक्स की वैल्यू निकल गई। और ये इक्वल टू क्या था हमारे पास, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डीएस। यहां से Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, क्योंकि R इज द रेडियस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और चार्ज की वैल्यू हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, हमारा सरफेस एरिया है ना, पहले छोटे से एरिया पे लिया था, अब हम क्या करें, पूरे एरिया का निकाल रहे, तो चेंज किस में आया, इसमें आया। कांस्टेंट क्वांटिटीज को सबको बाहर रखेंगे, तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये बाहर आ गया, क्लॉज इंटीग्रेशन बच गया, ठीक है, क्लॉज सरफेस इंटीग्रल बच गया किसका, डीएस का, क्योंकि चेंज यही हो रहा है सिर्फ। अब ये क्या है, अगर मैं इसका क्लॉज इंटीग्रल कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, पूरे सरफेस का एरिया, और सरफेस कैसा लिया मैंने, स्फेरिकल लिया, तो दिस इज द एरिया ऑफ स्फीयर, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ स्फीयर, सॉरी सर्कल, एरिया ऑफ दिस सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया बच गया। अब सॉरी एरिया ऑफ स्फीयर ही होगा, क्योंकि हमें दिखने में सर्कल दिखता है लेकिन वो पूरा राउंड राउंड है, तो क्या होगा, एक स्फीयर ही होगा।
तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ स्फीयर, जिसका एक छोटे से कंपोनेंट पे हमने फ्लक्स निकाला था, और यहां से क्लोज इंटीग्रल करते ही उसका क्लोज इंटीग्रल करते क्या हो गया, वो पूरे एरिया का फ्लक्स निकल गया। और वो एरिया कैसा है, पूरा का पूरा राउंड राउंड स्फीयर है। अब स्फीयर का एरिया क्या होता है, इसकी जगह पे मैं स्फीयर का एरिया भी तो पुट कर सकती हूँ, दैट इज 4πr², यही होता है। आगे वाला एज इट इज Q अपॉन में 4πε0 r²। देखिए यहां से 4π से 4π कैंसिल आउट, r² से r² कैंसिल आउट, ये इज इक्वल टू क्या था, φe के था, है ना। तो φe किसके इक्वल आ गया, यहां से Q अपॉन में ε0, ये आ गया। ठीक है, ये क्या होगी, हमारी गॉस थ्योरम प्रूफ हो गई है। एक बार देखिए, फिर से बता देती हूँ क्या किया हमने। गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी सरफेस के अंदर जो टोटल फ्लक्स होता है दैट इज द 1 अपॉन में ε0 टाइम्स ऑफ द Q। क्या हो गया, 1 अपॉन में ε0 टाइम्स द Q इज द टोटल चार्ज। ठीक है, 1 अपॉन में ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज, ये कहती है। और इसको अगर हम क्या करें, इक्वेशन फॉर्म में लेके आए, दैट्स φe इज इक्वल टू 1 अपॉन में ε0 टाइम्स किया है तो मल्टीप्लाई किससे, Q से, तो ये क्या बन गया, Q अपॉन में ε0 आ गया। अब φe हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो टोटल सरफेस के अंदर क्या होती है, एक छोटे से सरफेस पे निकाले, जैसे इस सरफेस पे निकाले तो ये किसके इक्वल होता है, E.ds के इक्वल होती है। और पूरे सरफेस पे फ्लक्स निकाले तो क्या हो जाता है, उस सरफेस का क्लोज इंटीग्रल किसके विद रिस्पेक्ट, उस छोटे से एरिया में फ्लक्स कितना, उसके विद रिस्पेक्ट। छोटे से एरिया में जो फ्लक्स है उसका कर दे पूरे सरफेस के लिए क्लोज इंटीग्रल, तो पूरे सरफेस में निकल जाता है। ठीक है, तो पूरे सरफेस में भी तो ये इसी के इक्वल हो, क्योंकि φe पूरे के ऊपर इतना है, φe पूरे सरफेस में ये भी है, दोनों किसकी वैल्यू है, फ्लक्स की, दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। ये चीज हमें प्रूफ करनी थी। तो हमने क्या किया, पहले फ्लक्स निकाला इस टर्म में, क्योंकि हमें पता है इस टर्म में ऑलरेडी फ्लक्स φe इज इक्वल टू क्या हो गया, E.ds था, E.ds हमने ले लिया। ds क्या है, एरिया है, एरिया को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म में रिजोल्व कर दिया, E की वैल्यू जो भी होती है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। जैसे E.ds की वैल्यू पुट हुई, यहाँ से दो क्या हो गए, यूनिट वेक्टर आ गए, दोनों यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, सो φe इज इक्वल टू क्या बच गया, Q अपॉन में 4πε0 इंटू ds अपॉन में r²। ये तो निकल गया किस पे, इस छोटे से एरिया के कंपोनेंट पे। इसी को मैं क्या करूं, अब हमने बात की थी ना कि उसका क्लोज इंटीग्रल करते ही वो टोटल की फॉर्म में इस पूरे एरिया का निकल जाता है। तो इस पूरे स्फीयर का निकालने के लिए हमने क्या किया, इसका क्लोज इंटीग्रल कर दिया, जो यूनिट एरिया का फ्लक्स था उसका। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल करते ही E की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रखी है, ठीक है, ds की वैल्यू पुट कर रखी है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख लिया। Q अपॉन में 4πε0 और r² क्या है, कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। चेंज क्या हो रहा है, टोटल एरिया चेंज हो रहा है। पहले छोटे से कंपोनेंट की बात थी, अब पूरे स्फीयर की बात है। तो अंदर क्या बच गया, उसका एरिया बच गया। अब जब इसका क्लोज इंटीग्रल कर देंगे तो ये क्या होगा, इस छोटा सा कंपोनेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, इस बड़े से एरिया में कन्वर्ट हो रहा है। और ये बड़ा सा एरिया क्या है, एक स्फीयर का एरिया है। तो एरिया ऑफ स्फीयर के इक्वल हमने इसको मान के क्या रख दिया, एरिया ऑफ स्फीयर की वैल्यू पुट कर दी 4πr²। जो कटे काट दे बचते क्या निकलेगा हमारा, Q अपॉन में ε0 के इक्वल आ जाएगा। ये तो बात थी जब क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। गॉस थ्योरम कब है ये, जब चार्ज कैसे है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमने क्या माना, जितना इस यूनिट एरिया के ऊपर है उतना ही नेक्स्ट यूनिट एरिया पे, उतना ही चार्ज नेक्स्ट यूनिट एरिया पे, तो सबका क्या हो गया, टोटल निकल गया डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके। लेकिन अगर यही चार्ज हमारा यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो फिर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। नॉन यूनिफॉर्मली कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है कि जैसे हमने ये एरिया लिया, यहां पर फ्लक्स की वैल्यू कुछ और है, इस नेक्स्ट कंपोनेंट में फ्लक्स की वैल्यू कुछ अलग है, इस कंपोनेंट में फ्लक्स की वैल्यू अलग है। ठीक है, तो इस तरह से फ्लक्स की जो यूनिट होती है दैट इज वेबर, ये याद रखना। फ्लक्स की हमने जो यूनिट निकाली वो क्या निकाली थी, फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूले से निकाली थी। लेकिन फ्लक्स की एक यूनिट वेबर भी होती है, ये याद रखना। फ्लक्स की यूनिट क्या रहती है, वेबर, WB से डिनोट करते, कहीं पे आ जाए तो भूलना मत। सो देखिए यहाँ पे सपोज क्या 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इस तरह से अलग अलग वैल्यूज अगर फ्लक्स के, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लक्स।
उस केस में अगर हमें क्या निकालना हो, टोटल फ्लक्स निकालना हो, तो फिर हम क्लोज इंटीग्रल करके नहीं निकाल सकते हैं। फिर कैसे निकालेंगे, हमें क्या पता है, क्यू ई फाई ई फ्लक्स जो निकला वो क्या आ गया, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ गया। अब मान लिया यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू Q3, सपोज नेक्स्ट कंपोनेंट में चार्ज की वैल्यू Q4। तो अब टोटल फ्लक्स जो निकालेंगे फाई ई वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस सरफेस के अंदर क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, प्लस में नेक्स्ट कंपोनेंट पे क्या है, Q2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, नेक्स्ट कंपोनेंट पे कितना है, Q3 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, नेक्स्ट कंपोनेंट पे कितना है, Q4 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से इंडिविजुअल ये जो इंडिविजुअल सरफेसेस हैं इन पे कितना कितना फ्लक्स है उन सबको ऐड कर देंगे, क्योंकि फ्लक्स के इक्वल तो है, तो उनको ऐड करेंगे तो वो क्या देगा हमें, टोटल कितना यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो वो टोटल फ्लक्स की वैल्यू दे देगा। ठीक है, यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इस तरह से इसको मैं इस फॉर्म में भी तो लिख सकती हूँ, समेशन QI, आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। ठीक है, क्योंकि ये चार्ज फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उन सब का सम है, तो समेशन QI दैट्स I इज इक्वल टू 1 to n, कितनी भी वैल्यू इसकी हो सकती है। दैट्स ऑल अबाउट द गॉस थ्योरम। इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल करते हैं गॉस थ्योरम से रिलेटेड। सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, कोई इस तरह से कोई स्फीयर ले रखा है और इस स्फीयर पे यहां चार्ज क्या है, Q है, ये S1 सर है। ठीक है, नेक्स्ट सरफेस ले लिया दिस, इसी की सराउंडिंग में कोसेंट्रिक ले लिए, और इस ये है S2 सरफेस, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज क्या है 3Q है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे कि फ्लक्स की रेशियो निकालनी है, किस S1 सरफेस पे कितना फ्लक्स है, S2 सरफेस पे कितना फ्लक्स है, और फिर इनकी रेशियो क्या है। देखिए ये सरफेस है S1, इस पे फ्लक्स कितना होगा, फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो यहां से क्या आ गया, इस पे चार्ज Q ही है तो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ही रह जाएगा। ये निकल गया किसके ऊपर, फाई S1 के ऊपर रख दिया मैंने। ठीक है, S1 के ऊपर, फिर फाई S2 सरफेस पे कितना होगा, ये S2 सरफेस है और इसी के अंदर S1 सरफेस लाई कर रहा है, तो इस S2 सरफेस का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, ये चार्ज 3Q तो इस पे है ही, प्लस अंदर वाला भी तो इसी में इंक्लूड है Q चार्ज। तो क्या होता है, चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, तो चार्ज कितना हो गया 3Q प्लस Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वल टू किसके आ गया, 4Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ गया। अब हमसे कोई रेशियो पूछे कि दोनों एरियाज के अंदर फ्लक्स की क्या रेशियो है, या किस में कितना ज्यादा है, कितने टाइम्स ज्यादा है, तो क्या करेंगे, फाई 1 अपॉन में फाई 2 कर लेंगे, या फाई S1 अपॉन में फाई S2। फर्स्ट सरफेस पे जो फ्लक्स है अपॉन में सेकंड सरफेस पे, तो फर्स्ट सरफेस पे था Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सेकंड सरफेस पे कितना है 4Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, Q से Q कट गया, क्या आ गया, इंटरचेंज करेंगे तो फाई S1 अपॉन में फाई S2 इज इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन में 4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन में 4, ये आ गई रिलेशन किसके बीच में, कि दोनों सरफेसेस के अंदर फ्लक्स की वैल्यू क्या है। इस तरह से बेसिक से न्यूमेरिकल आपको नजर आएंगे। इसी न्यूमेरिकल अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दे तो क्या होगा, देखिए अभी तक उन्होंने मीडियम की कोई बात नहीं की, मीडियम की बात नहीं की तो हम क्या कंसिडर करके चलते हैं, वैक्यूम को कंसिडर करके चलते हैं। अब अगर वो यूं कह दे कि इस जो ये S1 सरफेस है, इस पूरे सरफेस के अंदर अब क्या फिल कर दिया, कोई ना कोई डाई इलेक्ट्रिक फिल कर दिया, क्या कर दिया, कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया। अब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है तो उस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का कोई ना कोई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होगा, तो वो आपको गिवन मिलेगा। अब सपोज कीजिए उसने कह दिया कि इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ना वो 3 है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज ER। और ये जो ER होता है इज इक्वल टू क्या था, हमने निकाला था रिलेटिव परमिटिविटी किसके इक्वल होती है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
ठीक है। तो अब अगर ये कोई मीडियम है तो हम किससे साथ डील करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी के साथ डील करेंगे। तो ये तो एक पर्टिकुलर मीडियम की परमिटिविटी है ना, ये होती है पर्टिकुलर मीडियम की परमिटिविटी, ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी, ये क्या आ गई हमारी दोनों की रेशो रिलेटिव परमिटिविटी। तो मीडियम गिवन है, मीडियम की परमिटिविटी कितनी है 3, तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है 3 है। यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ रही है, इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाऊं, एप्सिलॉन आर डॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जब मीडियम गिवन है ना तो फ्लक्स जो मानेंगे हमने φ1 मान लिया, दैट φ1 इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ना लिख के क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे एप्सिलॉन आएगा, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन आर डॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू Q अपॉन में, अब मीडियम की परमिटिविटी जो हमने मानी थी QR, रिलेटिव परमिटिविटी मानते हैं ना हम उसको, कि किसी मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर गिवन है तो उसको ER के प्लेस पे मानते हैं। ER की वैल्यू कितनी गिवन है 3 गिवन है, और जब ER की वैल्यू 3 गिवन है यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा Q अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। जब इस तरह से मीडियम को चेंज कर दे तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है, और अगर मीडियम डायरेक्ट सेम ही है तो आप डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट यूज कीजिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट।